चलो आओ, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। क्या है क्या है क्या है? मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। अच्छा देखो, ये वैसी स्टोरी है, इसको भी रीड करने जाओगे तो चकरा जाओगे, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, चलो देखते हैं, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 3 मिनट का। ये मोदी गिलानी मिलर अप्रोच को पूरा रीड करो, कहां से कहां तक, प्रपोजिशन 1 के ऊपर तक का, बस 1958 जहां से बोलना शुरू किया है वहां से लेके प्रपोजिशन 1 तक का रीड करना शुरू करो। 599 600 पेज में क्या कर रहे हैं तुम लोग? हाँ बस यहीं तक का पढ़ना है तुमको, इतना सही, जल्दी रीड करो। पहले वाले ने बस ये बताया था कि एक एमएम अंकल थे, एक थे फ्रैंको मोदी गिलानी, और था मर्टन मिलर। 2 अंकल थे, दोनों ने अप्रोच दी, यही सब बोला है ना। एंसेंट इट्स वैल्यू अनअफेक्टेड। अच्छा देखो मैं बताता हूं तुमको जो क्या लिखा है, पूरी मोदी गिलानी मिलर अप्रोच बोलती क्या है मैं तुमको ये बताता हूं। आओ देखो स्टार्टिंग से, ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। एक वर्ड का मतलब तुमको समझना पड़ेगा जो बार बार आया होगा वहां पे, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज थ्योरी। आर्बिट्रेज क्या होता है समझना ध्यान से। आर्बिट्रेज मतलब क्या होता है कि मैं अगर एक मार्केट में बैठा हूं, एक मार्केट में बैठा हूं और दूसरे मार्केट में मुझे ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं यहां से पैसा निकाल के कहां चला जाता हूं, दूसरे, और वहां से एक्स्ट्रा पैसा कमा लेता हूं। मेरी जैसे सोच के सब लोग वहीं पे आ जाते हैं और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और सब नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाते हैं। एग्जाम्पल मान के चलो, कोई एक इंसान ने नीचे मोमोज का ठेला लगाया, खूब प्रॉफिट कमा रहा है, उसका खूब भीड़ लग रही, देख के सब लोग को मजा आ रही, तो उसको देख के एक और मोमोज का ठेला लग गया, उसको देख के एक और मोमोज का ठेला लग गया, अब लाइन से 4 मोमोज के ठेले लग गए, क्या होगा?
जो एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना तो चारों का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और इवन पांचवा खोलेगा तो उसको लॉस होगा, वो बंद कर देगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली मार्केट क्या आ जाएगा, अपने आप से नॉर्मल सिनेरियोज में आ जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट मार्केट में कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग उसमें क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं और वापस उसको क्या कर देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। यहां तक समझ में आया? वैसे ही कुछ होता है। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच ने ये बोला कि अल्टीमेटली इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर से, किससे, कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यू ऑफ द फर्म में फर्क नहीं पड़ता। वो ये नहीं बोल रहा कि वैल्यू ज्यादा नहीं आती, वो बोल रहा है डेट वाले की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा, इक्विटी वाले की वैल्यू क्या आ रही है, कम। लेकिन इस कारण से लोग क्या करेंगे, जो डेट वाला है वो बेच के कहां चले जाएगा, इक्विटी वाले में। कहां चले जाएगा, इक्विटी वाले में, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, बराबर। इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो परफेक्ट समझ में आ जाएगा। मुंडू नियर को स्ट्रेट बैठो, देखो ये तुम्हारी बुक का एग्जाम्पल है, समझते हैं। टोटल एम्प्लॉयड कितनी है, 10 लाख 10 लाख। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 10 लाख 10 लाख। एक के पास पूरी इक्विटी 10 लाख है और डेट कितना है, 0। और एक के पास 6 लाख इक्विटी और 4 लाख क्या है, डेट। और दोनों की कमाई क्या है, बराबर, 1 लाख 1 लाख। बात समझ में आ रही है? अच्छा, डेट पे इंटरेस्ट कितना देता है, ये तो 0 देता होगा क्योंकि इसमें डेट नहीं है। और ये कितना दे रहा है, 4 लाख पे 20,000। कितना परसेंट वो बता सकते हो, 5%। 5% ये डेट पे क्या दे रहा है, इंटरेस्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितनी है, 4 लाख दोनों के पास। अच्छा, इक्विटी की अर्निंग कितनी है, देखो दोनों की ईबीआईटी बताओ, 1 लाख 1 लाख। इसमें से माइनस करूंगा इंटरेस्ट, तो इसमें से कुछ इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, और उसमें 4 लाख का 5% कितना माइनस हो जाएगा, 20,000। तो इसके पास कितना बचा, 1 लाख। इसके बाद कितना बचा, 80,000। कोई डाउट है क्या? ईबीआईटी इसे आ गया, ईबीटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी, ईबीटी डिवाइडेड बाय के, ईपीटी डिवाइडेड बाय के दिया है क्या, एक बार 80,000 डिवाइडेड बाय 12% करो, कितना आएगा, ठीक है। इसका के ही कितना है, 10%, और इसका के ही कितना है, 12%। ये उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है। इसका के ही कितना है, 10%, और इसका के ही कितना है, 12%। ऐसा क्यों कि एक का के ही 10% और एक का के ही 12%? बताओ मेरे को, नहीं बता पाए तो पिटोगे। एक का के ही कितना बोला है, 10, और एक का के ही कितना बोला है, 12। तो ऐसा क्यों कि इसका के ही ज्यादा है और इसका के ही कम है, क्योंकि इसके पास डेट, इसके पास डेट नहीं है, इसके पास डेट है। तो मैं डेट वाली कंपनी में पैसा लगाऊंगा तो ज्यादा रिटर्न चाहूंगा, क्योंकि मैंने क्या लिया है, रिस्क। इन्वेस्टर ने डेट वाली कंपनी में पैसा लगा क्या लिया है, रिस्क, और उसमें कम रिस्क लिया है। कम रिस्क वाले को कम रिटर्न चाहिए, ज्यादा रिस्क वाले को ज्यादा रिटर्न। क्वेश्चन में दे रखा है कि ही कितना है, 10% और 12%। कितनों को समझ में आया, हाँ या ना बोलो। तो बोलने का मतलब यह है कि अगर आपके पास डेट वाली फर्म है तो आपका रिटर्न कितना है, 12%, और आप यहां पर रिटर्न कितना है, 10%। हाँ या नहीं, फटाफट बोलो। अच्छा, वैल्यू ऑफ फर्म निकालो कितनी, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो कितनी आ जाएगी, 1 लाख डिवाइड बाय 10%, कितना आ जाएगा, 10 लाख। और यहां कितना आ जाएगा, 80,000 डिवाइड 12%। अब इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, क्या आ गई, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसके पास क्या आ जाएगा, डेट जोड़ लो, डेट 0 है, और इसके पास कितना है, 4 लाख। कितना आ जाएगा, कौन सी फर्म की वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वाली फर्म की, ये क्या है, लिवर्ड फर्म, सॉरी ये है अनलिवर्ड, और ये क्या है, लिवर्ड। मुझे बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है, डेट वाले की। किसकी वैल्यू ज्यादा है, डेट वाले की। एक मिनट कैलसी देना मेरे को, अभी रुक तो जाओ, अभी खत्म का हुआ मोदी गिलानी। यहां तक समझ में आ गया क्या, एक किसकी वैल्यू ज्यादा है, डेट वाले, और किसकी वैल्यू कम है, अनलिवर्ड की। क्या बात समझ में? इसके पास इक्विटी कितनी थी और इक्विटी कितनी थी दोनों के पास, बताओ फटाफट। चलो, तो पर वैल्यू, वैल्यू किसकी, पर अगर मैं इक्विटी की वैल्यू देखूं, इसकी कितनी आई है, 10 लाख। इसकी कितनी आई है, 6,66,666। इक्विटी की वैल्यू किसकी ज्यादा है,
किसकी? लिवर्ड फर्म की वैल्यू क्या है? ज्यादा। 6,66,666 कितने के लिए? 1 लाख रुपए के लिए, सॉरी 6 लाख के लिए। और इसके पास 10 लाख के लिए कितनी है? 10 लाख। ये 1 रुपए पर आ रहा है, 1.11 आ रहा है। बोलो हाँ, नहीं आया कि आया? पक्का? एक सेकंड, मेरे पास भी कैलसी होगा ना, कोई एक पास एक्स्ट्रा कैलसी है, दे दो ना 2 मिनट। पक्का कैलकुलेशन करनी पड़ेगी साथ में, ठीक है? यहां तक समझ में आया? अब किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है? इसकी, है ना? अब यहां अनलिवर्ड वाले को क्या लग रहा है कि अगर मैं लिवर्ड में पैसे लगाऊं, अभी इसकी वैल्यू क्या है? कम, तो हो सकता है आगे चल के मैं इससे कमा सकता हूं। बोलो हाँ या नहीं? यहां पे वैल्यू क्या है? ज्यादा, वहां पे वैल्यू क्या है? कम। अगर मैं पैसे यहां से निकाल के वहां लगाऊं तो आगे बढ़ेगा, तो मुझे क्या मिल सकता है? बेनिफिट मिल सकता है। तो अब समझो तुम एक इन्वेस्टर हो। तुम क्या हो? एक इन्वेस्टर। तुम्हारे पास 1% वैल्यू है किसकी? लिवर्ड फर्म की। 1% वैल्यू है लिवर्ड फर्म की। कितनी कैपिटल है तुम्हारे पास, मुझे ये बताओ कितनी है? 1% है बस तुम्हारे पास। सॉरी अनलिवर्ड, लिवर्ड फर्म की 1% है ना तुम्हारे पास। देखो बता रहा हूं, वैल्यू कितनी है? 6,66,667। साथ में कैलकुलेटर चलाना। उसके पास 1% है, यानी कितना है उसके पास? 6,66,667 का 1%, यानी 6,666 रुपए। 6,666 रुपए। बोलो हाँ या नहीं? 1% उसने शेयर वाई से बेचा। किससे बेचा? शेयर वाई से। कितना बेचा? 6। और उसके पास हाथ में कितने पैसे आए? 6,666 रुपए। हाँ यानी? फटाफट बोलो। अब वो सोच रहा है कि वो 1% किसका खरीद ले? एक्स का। लेकिन 1% के लिए कितना पैसा लगेगा? 10,000। और उसके पास है कितने? 6,666 रुपए। तो वो क्या करेगा? 4,000 रुपए लोन ले लेगा। 4,000 रुपए क्या ले लेगा? लोन ले लेगा। 4,000 रुपए क्या ले लेगा? लोन। वो लोन किस रेट से उठाएगा? उसी रेट से जिससे एक्स को मिला है। क्या बात समझ में आई है? एक्स ने कितना इंटरेस्ट दिया है? 5%। या वाई यहाँ पे कितना परसेंट ले रहा था? इंटरेस्ट दे रहा था 5%। तो वो भी 4,000 रुपए उठा लेगा। कितने से? 5% से। बात समझ में आ रही है? तो अब उसके पास कितने पैसे हुए लोन उठाने के बाद? 6,666 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा? मुझे बताओ कितना हो जाएगा उसके पास? 10,666 रुपए। बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा? 10,666 रुपए। इतने से वो कितना परसेंट खरीद लेगा फर्म वाई का, फर्म एक्स का? 1% की 1% से ज्यादा? 1% से ज्यादा, क्योंकि यहां पे कितना परसेंट है उसका? 10 लाख। तो 10 लाख का 1% तो 10,000 होता है। और उसके पास है कितने? 10,666 रुपए। तो 10,666 रुपए डिवाइडेड बाय करो 10 लाख, कितना आएगा बताओ? इंटू 100। 1.066%, यानी 1% वाई का बेच के, 1% वाई का बेच के वो क्या खरीद पाया है? 1.066%। क्या क्या क्या? 1.066% एक्स का। मेरे साथ रुके रहना, आखिरी में बड़ा मजा आएगा, ठीक है? क्या 1% बेच के वाई का वो क्या खरीद पाया है? 1.066% एक्स का। आई कि नहीं आई बात? सुनो फटाफट बोलो। अब एक्स की अर्निंग कितनी है इक्विटी के लिए बताओ? 1 लाख। उसको कितना मिलेगा? 1 लाख का 1.066% बताओ? 1,666 रुपए। 1 लाख का 1.066% कितना आएगा? 1,066 रुपए। 1,066 रुपीज। बोलो हाँ या नहीं? नहीं आया समझ? अब क्योंकि उसने लोन लिया था कितने का? क्योंकि उसने लोन लिया था कितने का? 4 लाख का। कितने का? 4 लाख का। तो 4 लाख पे 5%, 4,000 का। तो वो 4,000 पे 5% कितना लो इंटरेस्ट देगा? 200 रुपए। तो 1,066 पे वो कितना देगा? 200 रुपए इंटरेस्ट देगा। उसके पास कितना बच जाएगा? 866 रुपीज। कितना बच जाएगा? 866 रुपीज। हाँ या ना? फटाफट बोलो। नहीं आया? उसको पहले कितना मिल रहा था वहां पे? अर्निंग कितनी थी यहां पे? 80,000। यहां पे अर्निंग कितनी थी इसकी?
80,000, और उसके पास कितना था 80,000 का 1%, यानी कितना था 800 रुपए। कितना था 800 रुपए। 800 रुपए बेच के उसने कितने कमा लिए 866 रुपए। कितने कमा लिए 866 रुपए, यानी 866 रुपीज। कितने कमा लिए 866 रुपीज, यानी उसको कितने का बेनिफिट हुआ 66 रुपीज का। क्या किया इसने, क्यों किया ये सब, इतना सारा क्या किया, इतनी पंचायत का 66 रुपए बचा है। अरे नालायक, तुमने एग्जाम्पल 1% का लिया, 10% का लेता तो ज्यादा बचता। अब मुद्दा समझो, ये क्या होगा तुम्हारे साथ समझ नहीं आ रहा तुमको, मुंडे इधर पे स्ट्रेट बैठो, मैं बता रहा हूँ क्या। तुम एक इन्वेस्टर हो, तुम क्या हो एक इन्वेस्टर, एक लिवर्ड फॉर्म है एक अनलिवर्ड फॉर्म है, बोलो हाँ। अब तुमको समझ में आएगा, अभी से मैथ समझ में आई थोड़ी बहुत जो मैंने कराई, अब मैं तुमको लॉजिक समझा रहा हूं। एक कौन सी फॉर्म है लिवर्ड, एक कौन सी फॉर्म है अनलिवर्ड। अनलिवर्ड फॉर्म में देखा कि उसने कमाए कितने, अनलिवर्ड फॉर्म की वैल्यू क्या आई ज्यादा, अनलिवर्ड फॉर्म की वैल्यू क्या आई ज्यादा। बात समझ आ रही है, अनलिवर्ड फॉर्म की वैल्यू कितनी आई ज्यादा। इसके पास अर्निंग बच रही थी 1 लाख, इसके पास अर्निंग बच रही थी 80,000। कितनी बच रही थी 80,000। आखिरी वैल्यू आई 10 लाख और 6,666 रुपए। क्या बात समझ में आ रही है। फिर जोड़ के इसकी वैल्यू ज्यादा आई, किसकी वैल्यू ज्यादा आई लिवर्ड फॉर्म की। किसकी वैल्यू ज्यादा आई लिवर्ड फॉर्म की। और अनलिवर्ड फॉर्म की वैल्यू क्या आई कम। तुम एक इन्वेस्टर पे कहां के लिवर्ड फॉर्म के, कहां के लिवर्ड फॉर्म के, यानी तुम्हारे फॉर्म की वैल्यू क्या आई थी ज्यादा, सॉरी हाँ लिवर्ड फॉर्म के थे ना, तुम्हारी वैल्यू क्या आई थी ज्यादा। लिवर्ड फॉर्म की वैल्यू ज्यादा है ना बेटा, तो लिवर्ड फॉर्म की वैल्यू क्या आई थी ज्यादा। यहां देखो मेरे साथ, तुमने एक दिमाग लगाया, बोले ये फॉर्म ज्यादा क्यों कमा रही है, क्योंकि इसने क्या लिया है डेट, क्योंकि इसने क्या लिया है डेट, इसने डेट लेके ज्यादा कमाया। क्यों ना मैं क्यों कंपनी पे डिपेंडेंट हूं, क्यों ना मैं पर्सनल डेट लूं, मैं क्या लूं और उसको कहां पे लगाऊं, उस पैसे को कहां लगाऊं अनलिवर्ड फॉर्म में। और जैसे मेरी लिवर्ड फॉर्म ने डेट के कारण ज्यादा कमाया, क्यों ना वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मैं कमाऊं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यही मेन बात है। फिर से बोल रहा हूं, ये है कर्जे वाली फॉर्म, ये है बिना कर्जे वाली फॉर्म। सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो, ये है कर्जे वाली फॉर्म, ये है बिना कर्जे वाली फॉर्म। यहां देखना सब लोग, ये है कर्जे वाली फॉर्म, ये है बिना कर्जे वाली फॉर्म। कर्जे वाली फॉर्म की वैल्यू क्या आई, आवाज नहीं आ रही, कर्जे वाली फॉर्म की वैल्यू क्या आई ज्यादा, बिना कर्जे वाली फॉर्म की वैल्यू क्या आई कम। हो मेरे साथ, अब क्या होगा, कर्जे की फर्म वाले बहुत खुश थे, उनकी वैल्यू क्या आई ज्यादा। यहां के इन्वेस्टर ने दिमाग लगाया कि ये इसकी वैल्यू ज्यादा क्यों आई, दोनों की ईबीआईटी सेम थी, दोनों की कैपिटल सेम थी, तब भी इसकी वैल्यू क्यों ज्यादा आ रही है, क्योंकि इसने क्या लिया है डेट, क्योंकि इसने क्या लिया है डेट, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही। कमा तो दोनों बराबर रहे, बोलो हाँ या नहीं। इनने सोचा क्यों ना हम खुद का डेट ले और हम खुद ज्यादा कमाए। यहां तो कौन ज्यादा कमा रही है फर्म, क्यों ना वो एक्स्ट्रा पैसा जो इसको जो एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है, अगर हम डेट लेके पैसे को यहां पे लगा देंगे तो भी हमारी ज्यादा कमाई होगी। बोलो हाँ या नहीं, नहीं आया। अब इसकी उन्होंने तुमको कैलकुलेशन समझाई, अब इसकी उन्होंने हम क्या समझाई कैलकुलेशन। वो क्या करने वाले, अनलिवर्ड फॉर्म से पैसा निकालने वाले, अनलिवर्ड फॉर्म से सॉरी लिवर्ड फॉर्म से पैसा निकालने वाले। और फिर क्या लेने वाले हैं डेट, क्या लेने वाले हैं डेट। इसकी वैल्यू क्यों ज्यादा आ रही थी, क्योंकि इसके पास क्या था डेट। कितना परसेंट 40%, 60% इक्विटी 40% डेट, तो कितना डेट था 40%। क्यों ना हम भी 40% डेट उठाए मार्केट से और वो पैसा देखते हम ज्यादा कमाते हैं। बोलो चलो करके देखते हैं। एक एग्जांपल लिया कि यहां के बंदे के पास कितना था 1%, उस इन्वेस्टर के पास कितना था 1%, यानी 10,666 का 1%। अब आप लोग सिर्फ कैलकुलेटर चलाओगे, 10,66,666 का 1% कितना था उसके पास, फटाफट बताओ। 10,600 1% ना, सॉरी आई एम सॉरी, उसके पास इक्विटी का 1% होगा ना, इक्विटी का 1% होगा, तो 6,667 का 1%, 6,666 रुपए। अब उसको ये पैसा कहां पे लगाना है, वाई पे, मतलब एक लिवर्ड अनलिवर्ड फॉर्म में। कहां पे लगाना है अनलिवर्ड। लेकिन अनलिवर्ड फॉर्म में फायदा कब मिलेगा, जब वो क्या लगाएगा डेट का प्रपोर्शन, क्या लगाएगा डेट का प्रपोर्शन। अभी तो वो क्या है 1% खरीद ही नहीं सकता ना उसका, क्योंकि इसके पास कितना है 6,666 और इसका 1% कितने पे आएगा 10,000 में। तो क्योंकि इसके पास इसने डेट ले रखा था, अब तो ये क्या बोल रहा है वही डेट में क्या लेता हूं पर्सनली, जो डेट मेरी फर्म ने ले रखा था वही डेट में क्या लेता हूं पर्सनली। कितने का डेट ले लिया 4,000 का, कितने का 4,000। इनके पास 4 लाख का डेट था, 1% के हिसाब से इसने कितना ले लिया 4,000 का डेट। बोलो हाँ या नहीं। तो इसके पास कितने पैसे आ गए,
10,666 रुपए। कितने आ गए? 10,666 रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? 10,666 रुपए आ गए, तो अब वो इसका कितने परसेंट का मालिक हो गया? 1% से ज्यादा का। कितने का? 10,666 डिवाइडेड बाय 10 लाख, यानी 1.066% का। कितने का? कितने का? 1.066% का मालिक हो गया। किसका? इस वाली फर्म का। हाँ, अब उस पे इस कंपनी के 1% का अधिकार हो गया। इस कंपनी की कमाई कितनी है? अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कितनी है? 1 लाख। 1 लाख, इसका इसको क्या मिलेगा? 1.066%। तो 1 लाख का 1.066% निकालो, कितना मिलेगा इसको? 1,066 रुपए। कितना मिलेगा? 1,066 रुपए। हो मेरे साथ। अब इसमें वो क्या चुकाएगा? डेट पे इंटरेस्ट। क्या चुकाएगा? डेट पे इंटरेस्ट। 4,000 का 5%, कितना हो जाएगा? 200 रुपए। 1,066 में से माइनस कर दिया 200 रुपए, कितना बच गया? 866 रुपए। किस पे बच गया? 866 रुपए। नहीं समझ में आया? और यहां उसको कितना मिल रहा था? इसकी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कितनी थी? 80,000। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद कितनी थी? 80,000। यहां पर उसको कितना मिल रहा था? 80,000 का 1%, यानी कितना मिल रहा था? 800 रुपए। तो क्योंकि सिर्फ उसने क्या किया, यहां बेचा और वो डेट खुद ले लिया जो फॉर्म ले रही थी, तो उसको वहां पे बेनिफिट हो गया। कितने रुपए का? 66 रुपए का। 800 के कितने हो गए? 866 रुपीज। हाँ या ना? फटाफट बोलो। जो फायदा डेट का लेने के कारण फर्म को मिल रहा था, जो फायदा डेट लेने के कारण फर्म को मिल रहा था, वो इन्वेस्टर ने पर्सनली ले लिया। हाँ या ना? फटाफट बोलो। पर ये सब बोल के मोदी गिलानी बताना क्या चाहता है? समझो स्टोरी। मैंने पैसे कमाए कितने? 66 रुपए एक्स्ट्रा। मैं सबको बताऊंगा। किसको? यहां वालों को, लिवर्ड को, कि भाई पता है इससे अच्छा तुम यहां बैठे हो, इसको बेचो, कर्जा लो, यहां लगाओ, इसको बेचो, कर्जा लो, यहां लगाओ, फ्री के 66 रुपए मिल रहे हैं, के लिए फालतू तुम 66 रुपए कम कमा रहे हो। सबने बोला बात सही है यार। सब लोग ने यहां के शेयर क्या करना चालू किए? बेचना। और यहां की शेयर क्या करना चालू किए? खरीदना। जब इसकी शेयर बेचना चालू किए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। और इसके खरीदना चालू किए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों की वैल्यू क्या होना जाए? बराबर। ये 10,666 था, 10,06,666 था, और ये 10 लाख था। यहां से बेच रहे हैं, यहां पे खरीद रहे हैं, इसकी वैल्यू गिर रही है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, और अल्टीमेटली कब आके रुक जाएंगे? यहां से कब लोग बेचना बंद करेंगे? जब यहां पे खरीदने में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। वही मैंने मोमोज वाला एग्जांपल दिया था ना, कि यहां पे एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बेचे जा रहे बेचे जा रहे, यहां पे खरीदे जा रहे। कब तक नहीं मानेंगे? जब तक वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। तो अल्टीमेटली मोदी की लादी का बोलने का मतलब यह है, अगर सिर्फ डेट के कारण, अगर सिर्फ कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकती है फर्म, तो वो इन्वेस्टर भी कमा सकता है, तो वो इन्वेस्टर भी कमा सकता है। और वो इन्वेस्टर लोग कमाने लग जाएंगे, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको बेचने लगेंगे, और जिसकी वैल्यू कम होगी उसको खरीदने लगेंगे, और वापस से मार्केट को कहां पे ले आएंगे? नॉर्मल पे, परफेक्ट पे। क्या बात समझ में आ रही है? और कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। तो डेट के कारण कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में किसी को नहीं मिलेगा। जैसे ही थोड़ा सा होगा लोग उसको बराबर कर देंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ दी फॉर्म पे। किसने बोला? मोदी गिलानी मिलर ने। हाँ या ना? फटाफट बोलो। नहीं आया? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, नॉर्मली, अब मैं बोल रहा हूं, लिख लेना, इसको बाद में लिखवाऊंगा। नॉर्मली वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म इज मोर वैल्यू ऑफ देन unlevered firm. Investor, if this happens, investor will sell their stake in levered firm, take personal debt and invest in unlevered firm to earn extra profit. To earn extra profit. They will continue to do so. They will continue to do so until the extra profit is wiped off या wipen off. वो क्या हो जाएगा? वाइप ऑफ हो जाएगा, and value of the firm will be same. इसको बोलते हैं arbitrage theory. इसको क्या बोलते हैं? arbitrage theory. Hence as per MM approach, capital structure is irrelevant. Capital structure is irrelevant. There will be no extra profit for an unlevered or levered firm. मस्त खाना खा रही ना तू हमारी। चलो, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? आया? हैवी हो गया क्या? एक बार रीड करते क्या लिखा है, आओ अब रीड करते, अब समझ में आएगा तुमको।
चलो बोलू, मुंडू नियर को स्ट्रेट बैठो, क्या लिखा है? इन देयर पेपर एमएम began with a very restrictive set of assumptions including perfect capital market, मतलब टैक्सेस नहीं है, and then they used arbitrage proof, जो अपन ने भी किया वो arbitrage proof था, to demonstrate that the capital structure is irrelevant under their assumptions if डेट फाइनेंसिंग रिजल्ट इन हायर वैल्यू, अगर डेट फाइनेंसिंग के कारण क्या आ रही है? हायर वैल्यू आ रही है फॉर द फर्म, देन इक्विटी फाइनेंसिंग, देन इन्वेस्टर हु ओन, ये सबसे मेन लाइन है, द इन्वेस्टर हु ओन शेयर्स इन लिवर्ड फर्म यानी डेट फाइनेंस फर्म could increase their income by selling those shares and using the process plus borrowed funds, मतलब वो लोग अपना पर्सनल कर्जा ले लेंगे plus borrowed fund to buy the shares in unlevered firm. बात समझ आ रही है? द साइमल्टेनियस सेलिंग शेयर्स इन द लेवरेज फर्म एंड बाइंग इन द अनलेवरेज फर्म वुड ड्राइव द प्राइसेस टू स्टॉक्स टू द पॉइंट वेयर द वैल्यूज ऑफ द टू फर्म्स विल बिगेन आइडेंटिकल, मतलब सेम. दस अकॉर्डिंग टू एमएम हाइपोथेसिस फर्म स्टॉक प्राइस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द मिक्स ऑफ डेट इक्विटी फाइनेंसिंग. कितनों को समझ में आया? सबको आया? जो बोला था, जो लिखा है वही पूरा एग्जांपल के थ्रू ने करके दिखाया. द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट ऑन एप्रोप्रिएट रिस्क क्लास. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लिवरेज. ईबीआईटी अपन के हो, ये तो अपन कर ही रहे थे, बाकी में भी जब पूरी वैल्यू ऑफ द फर्म एक साथ निकालनी है तो क्या कर रहे थे? ईबीआईटी अपॉन के हो. हियर सब्स्टिट्यूट, ये एल इज लिवर्ड फर्म, यू इज अनलिवर्ड फर्म. बाकी रीड कर लोगे. हाँ या ना फटाफट बोलो. हाँ, the expected yield on KE is equals to KO plus premium. The expected yield on KE is equals to KO plus premium. अरे नो छोड़ दो ये कराना पड़ेगा. एक काम करो, इसको स्टार मार्क करो प्रपोजिशन 1 2 को. ये समझ में आ गया सबको? वो जो अंडरलाइन कराया ना उसको एक बार ध्यान देना सब लोग कि कैसे किया है, कि मैं ये जो स्टार मार्क कराया ना इसको याद दिलाना, मुझे ये पढ़ाना है, इसके प्रैक्टिकल आएंगे एग्जाम में तो इसके मैं तुमको करा दूंगा अलग से, याद दिलाना कल, अभी नहीं करा रहा हूं. अभी ये वाला एक बार एग्जाम्पल जो मैंने दिया पूरा यहां से लेके यहां तक का रीड करो एक बार फटाफट, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. हाँ, ये पूरा इन्होंने इलस्ट्रेशन दिया है, मतलब सॉल्यू, ये क्वेश्चन नहीं है, पूरा सॉल्व करके इन्हें दे दिया है, समझाया है, सोल्यूशन तक का भी है ना, पूरा ये दिया है ना पूरा सोल्यूशन. रीड करना अच्छे से, टाइम पास नहीं करना. हो गया क्या? हाँ तो 5%, तो 4,000 में 5%, 20,000 डिवाइड बाय 4 लाख. हाँ, 20,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख
परसेंटेज निकालना है ना बे। समझ गई? कमाई डिवाइडेड बाय कमाया डिवाइड बाय लगाया। थक गए क्या? आगे बोलूं? अरे सुन पाओगे? ये तुम्हारा क्या हो गया इसका। अब ये इनने तुमको दूसरे नजरिए से भी बताया है, दूसरे एंगल से भी कैलकुलेट करके बताया है। मेरा बोलना उसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जितने आ रहे हैं और थ्योरी करेंगे। मेनली तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई एमएम हाइपोथेसिस की थ्योरी पूछता है तो क्या बोल रहा है, अनलिवर्ड फॉर्म की वैल्यू क्या आती है, ज्यादा, किससे, लिवर्ड फॉर्म से। तो लोग अनलिवर्ड फॉर्म में वैल्यू क्या करते हैं, अपनी सेल करते हैं, सॉरी वही बोल रहा हूं, लिवर्ड फॉर्म की वैल्यू क्या आती है, ज्यादा, किससे आती है, अनलिवर्ड फॉर्म से। तो लिवर्ड फॉर्म में अपना स्टेक बेचते हैं, थोड़ा सा डेट लेते हैं और उसको कहां लगाते हैं, अनलिवर्ड फॉर्म में, ठीक है क्या। तो जो उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है, जिस कारण से वो क्या करते हैं, लिवर्ड फॉर्म में अपने डेट को, अपनी इक्विटी को सेल करते हैं और अनलिवर्ड फॉर्म में बाय करते हैं, जिससे लिवर्ड फॉर्म की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, अनलिवर्ड फॉर्म की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और वो बराबर हो जाते हैं। तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट किसी को नहीं मिलता है, हेंस कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, इररिलेवेंट हो जाता है। कितनों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ। वो जो मैंने 2 स्टार बनवाया उससे पहले वाले पॉइंट से एमसीक्यू सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, वो सीधे जब न्यूमेरिकल कराने जाऊंगा ना एमएम के, तब याद दिलाना, या बीच में अगर एक दिन होगा तो मैं क्वेश्चन के साथ वो करा दूंगा। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। इसके बाद कचरा थ्योरी है, वो मैं तुमको थोड़ी थोड़ी बता दे रहा हूं। एमएम हाइपोथेसिस का क्रिटिसिज्म क्या आया कि तुमने अज्यूम किया नो टैक्स, दुनिया में ऐसा होता नहीं है ना। मोदी की रानी को गालियां देने लगे लोग, क्या है कुछ भी बिना टैक्स का बना के रखा, टैक्स वाला बताओ। तो उसने टैक्स वाला बताया और जैसे ही टैक्स वाला बताया अपनी बातों से पूरा पलट गया। क्या बोला कि टैक्स है, अगर टैक्स है तो डेट लेने से टैक्स में फायदा मिलता है, इंटरेस्ट लगता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, बोलो हाँ या नहीं। तो उसने बोल दिया कोई मतलब नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि इररिलेवेंट है, बिल्कुल रिलेवेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद समझ में आ रही है, आपको डेट ही डेट लेना चाहिए। फर्म शुड वर्चुअली यूज 100% डेट फाइनेंसिंग के बाद समझ में आ रही है, जितना हो सके डेट उठाओ, टैक्स का फायदा लो। तो हम तो किसको सपोर्ट करते हैं, टैक्स को, है ना। देखो पल भर में इसने जज्बात बदल दिए अपने, के बाद समझ में आ रही है और बोल दिया डेट फाइनेंसिंग। Added tax to the model with corporate tax considered a firm stock price was shown to be directly related to its use of debt financing. जितनी debt financing उतना stock price बढ़ रहा था। Higher the percent of debt financing, the higher the stock price. Under the MM with tax theory, firm should use virtually 100% of tax financing. The reason for the result in corporate tax structure, ये कहानी है, मतलब कुल मिला के टैक्स में आपको बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए टैक्स लेना चाहिए, डेट लेना चाहिए। हाँ या ना बोलो। नहीं आया? ये एमएम पढ़ाने में बहुत जान जाती थी पहले, पता है। बातें लोग पूरी लिखते नहीं थे, इस बार अच्छे से लिखी पूरी इतनी बातें। चलो यहाँ समझ में आ गया। ये एम्पेरिकल एविडेंस अगेंस्ट एमएम हाइपोथेसिस, मतलब खूब बुराई करेंगे इन लोग, रीड करके आना, नहीं बनेगी तो मैं कराऊंगा, फिर मिल के बुराई करेंगे, ठीक है। ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी नहीं करेंगे, चुप कर देते हैं ना, छोड़ो 2 मिनट का तो है। एक सेकेंड बेटा, इंटरनल फाइनेंस ज्यादा प्रेफर करते हैं, इवन व्हेन द आउटसाइड फंड्स आर नेसेसरी, डेट इज प्रेफर टू इक्विटी। कहां रहे इन लोग। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ने क्या बोला, बोलो जरी सी है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ने बोला कि डेट लेना ज्यादा अच्छा है, कुछ भी हो जाए, फायदे आदि की बात तो बात की बात है। डेट अगर इक्विटी देते हो तो हमारी ओनरशिप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 4 सवाल जवाब और करने पड़ते हैं, बताना पड़ता है, इतना कमाया, उतना कमाया, ऐसा कमाया, वैसा कमाया, ज्यादा आपकी वो सब चीजें बढ़ती है। इससे अच्छा सीधे सीधे क्या ले लो, डेट ले लो, ब्याज दो, खुश रहो। क्या बात समझ में आ रही है। तो उनका कहना था कि वो ऑलवेज प्रेफर, देखो लिखा हुआ है, even when outside funds are necessary, debt is preferred to equity since issue of debt involves lower information cost. Lower information cost मतलब बहुत ज्यादा बताना, बहुत ज्यादा prospectus issue करना, compliances कम है। The debt is preferred because issuing equity would bring external ownership into the company. बाहर के लोग ownership करने आ जाएंगे। वही बोला है, firm prefers internal finance. Internal finance मतलब कि और owners को मत बढ़ाओ। इंटरनल फाइनेंस मतलब डेट नहीं, इक्विटी नहीं, इंटरनल
फाइनेंस मतलब कि डेट लो और ओनरशिप मत बढ़ाओ, बाहर से पैसा मत मंगाओ, कर्जा लो, खुद चुकाओ, खुद कमाओ। क्या बात समझ में आ रही है? फालतू अपनी हिस्सेदारी कम क्यों करनी है कंपनी में, ऐसा इनका कहना है। हाँ या ना फटाफट बोलो। अगला कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके बाद ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में ही हम आगे इनडिफरेंस अप्रोच पढ़ेंगे, वो दोनों एग्जाम में आती ही आती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो उसको ध्यान से कर लेंगे। लिवरेज भी है इसके बाद। चलो आज की सभा को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कल टेस्ट है तुम्हारा, काय का? थर्सडे। कल मेरी क्लास नहीं है, कल टेस्ट है बस। कल मैं बाहर जा रहा हूं एक दिन के लिए। तो अबे शेयर का कब से तो बोल रखा है, और कैसे बताऊं? या उसका ले, सेकेंड टेस्ट भी हो गया शेयर्स का, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ले लें क्या? चलो अच्छा, एक काम करो, नहीं एक काम करो, कॉपी पेन निकालो। आओ तुम लोग का लफड़ा आज खत्म ही करता हूं मैं। नहीं अपनी कॉपी पेन निकालो, मोबाइल में कैलेंडर खोलो। शेयर्स का टेस्ट बोलो कब लेना है? कल। कल शेयर्स का दे दोगे, बेसिक है। थर्सडे कल क्या तारीख है बताओ? देखो 21 तारीख शेयर्स का टेस्ट, ठीक है। इसके बाद सैटरडे कब है? 23 तारीख लिखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेस्ट। हाँ 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 हाँ, सैटरडे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेस्ट। कोई डाउट है ना? अब इसके बाद बस अभी इतना लिख ले, एक आध टेस्ट और रख दे। एक काम करो, अगले सैटरडे की डेट डालो, 30 तारीख, डिबेंचर्स का टेस्ट। क्या? किसकी? हो तो गई है, मतलब जितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की करानी थी तो पढ़ो। अगले सैटरडे डिबेंचर्स, तो इस सैटरडे के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी 2 दिन मैंने पूरी, तुमने वो देख लिया था नोट्स, न्यूमेरिकल्स, स्कैनर कर लो पूरी, उसी से पेपर बनाऊंगा, थ्योरी प्रैक्टिकल सब मिला के। क्या बात समझ में आ रही है? तो ले लेना बेटा, एक बार भी चल के अपन पूछते दिल्ली से, आज तक मंगवा देंगे, नहीं तो ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया सबको? सैटरडे का टेस्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अबे ये सैटरडे का है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगले सैटरडे का है डिबेंचर्स, और कल का है शेयर्स। हाँ यानी बोलो आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।